चलो बेटा, सो ऑक्साइड हेडिंग डालो आप लोग, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो जैसे आपने देखा कि जब भी बात हाइड्राइड की हो रही थी तो ग्रुप मेंबर्स कैसे हाइड्राइड बना रहे थे बेटा? कौन से टाइप के हाइड्राइड बना रहे थे? बोलिए। हाँ, कौन से हाइड्राइड बनाया था उन्होंने? MH3 टाइप्स ना। पेंटा हाइड्राइड इज नॉट पॉसिबल। जब बात ऑक्साइड की आती है तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉमन ऑक्साइड, M2O3 एंड M2O5। जहां पे M का मतलब क्या है? मेटल नहीं है, M का मतलब एलिमेंट है। ये अगर ऐसे लिखना है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ E2O3 एंड E2O5 कर लो। M से अगर आपको मेटल दिमाग में जा रहा है तो यू कैन राइट दिस एज E2, जहां पे E का मतलब क्या है? एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। अब मैं यहां पे लिखूंगा, ये मैंने मोस्ट कॉमन ऑक्साइड बताए हैं। कल अभी आपको दिखाया था नाइट्रोजन का एनॉमलस बिहेवियर। नाइट्रोजन सारे ऑक्साइड बनाता है, रेंजिंग फ्रॉम +1 टू +5 सारे बनाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट में वो -3 से भी आता है, बट ऑक्साइड जब भी होंगे तो चलो, अगर E2O3 का बात किया जाए तो नाइट्रोजन का N2O3 होता है। E2O5 का बात किया जाए तो नाइट्रोजन का N2O5। दोनों का स्ट्रक्चर आपने बना लिया था। चलिए, फास्फोरस आएगा तो क्या आएगा? ये P2O3 एंड P2O5। देखो, पहली बात, ये जो रिप्रेजेंट किया है ये इसका इंपेरिकल रिप्रेजेंटेशन, इंपेरिकल फॉर्मूला। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि अभी कल मैंने आपको समझाया था फॉस्फोरस डज नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ P2। कैसे एग्जिस्ट करता है बेटा? P4 के फॉर्म में। और ऑक्सीजन जब भी आता है तो मैंने बताया था स्ट्रेन रिंग में जो जगह है वहां जाकर के वो ऑक्युपाई कर लेता है। तो उसका ट्रू फॉर्म क्या आया था? P4O6। क्या आया था? P4। ये इसका रियल फॉर्म। इसका फॉर्म कौन सा है? P4O10। तो याद रखना, कभी अगर ऐसे लिखा हो तो ये इंपेरिकल रिप्रेजेंटेशन है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल दे तो P2O3 का स्ट्रक्चर आप नहीं बना सकते हो, इसी का बना सकते हो। सो दिस इज द ट्रू फॉर्म, ये ट्रू फॉर्म। अंडरस्टूड? नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऐसे ही AS2O3 AS2O5। जैसा मैंने बताया था डिटेल में हमें केमिस्ट्री फर्स्ट 2 मेंबर्स का पढ़ना होता है, इसलिए इनके सारे चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके नीचे बस जनरल डिस्कशन। फिर एंटीमनी Sb2O3 एंड Sb2O5। बोलिए, Sb2O3 एंड Sb2O5। ऐसे ही बताओ, बिस्मत का Bi2O3 होगा? बोलिए भाई, Bi2O3 में कोई दिक्कत है? बोलो। एंड Bi2O5 में मैं ब्लैंक कर रहा हूं। क्यों ब्लैंक कर रहा हूं? हाँ, हाईली अनस्टेबल होता है, +5 स्टेट अनस्टेबल होता है ना, तो इसलिए उसको मैं अभी अनस्टेबल वाले जगह पे, यहाँ पे अनस्टेबल फॉर्म आप लिख सकते हो। अब जब बात आएगी इनका रिलेटिव, तो देखो ऑक्साइड जब भी बनते हैं तो एक बड़ा फ्री फंड का क्वेश्चन रहता है कि एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ अरेंज करो। तो बताओ भाई, E2O3 का एसिडिक ऑर्डर। E2O3 का एसिडिक ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? N2O3। उसके बाद बेटा P2O3 या फिर P4O6। इसके बोलो AS2O3। उसके बाद Sb2O3 और सबसे नीचे Bi2O3। अच्छा चलो, ये तो रिलेटिव डिस्कशन हुआ। ट्रू नेचर में कौन कैसा है? तो ट्रू नेचर में बेटा ये दोनों क्या है? एसिडिक। ये दोनों क्या है? एम्फोट्रिक। अब एम्फोट्रिक में भी दिस इज हैविंग मच मोर बेसिक कैरेक्टर, मतलब वो 50-50% नहीं होता ना। जब भी हम एम्फोट्रिक बोलते हैं
तो 50-50% कैरेक्टर नहीं होता है, किसी में एसिडिक साइड डोमिनेटिंग होता है, किसी में बेसिक। तो इसमें बेसिक साइड डोमिनेटिंग है, इसमें एसिडिक साइड डोमिनेटिंग। आ रहा है बात समझ में? और ये तो बेटा बेसिक होता है, ये तो बेसिक होता है। बिस्मथ का हाइड्रोक्साइड बेसिक होगा। आ रहा है भाई सबको समझ में? बोलो। तो रिलेटिव एसिडिक ऑर्डर ऐसा है। अच्छा, बेसिक ऑर्डर मैं बोलूं तो ठीक उल्टा हो जाएगा भाई, एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर एक दूसरे के अपोजिट। जब बात +5 की आएगी तो एनी गेस? अगर +5 आ रहा है तो क्या बोलेंगे? एनी गेस? बोलिए। +5 स्टेट की बात करेंगे तो क्या लगता है आपको इनमें ऑर्डर? ऑर्डर तो वही रहेगा, N2 फिर फास्फोरस Na रिलेटिव, लेकिन बाय नेचर क्या होंगे ये सब? तो मैंने आपको कुछ चीजें समझाई थी, वो फिर से दिमाग में रिवाइज करो और सेट करो। बहुत ज्यादा हायर स्टेट में चला जाए तो कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है, और कोवेलेंट कैरेक्टर डोमिनेटिंग हो जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। सो +5 वाले सारे के सारे क्या हैं? एसिडिक। N2O5, P2O5, AS2O5, Sb2, all pentaoxides are acidic in nature। हाँ, वहां पे भी रिलेटिव, ये ध्यान रखना बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू आयोनिक कैरेक्टर। ये हम पहले भी बता चुका हूं, दोबारा आप दिमाग में रखें। एसिडिक स्ट्रेंथ कोवेलेंट कैरेक्टर एंड बेसिक स्ट्रेंथ आयोनिक कैरेक्टर के हिसाब से। कर लिया सबने? ऑल द पेंटा ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अच्छा, अब मान लो अगर मैं यहीं पे ये क्वेश्चन पूछता कि भाई जब आप N2O3 का स्ट्रक्चर बनाते हो, कल बनाया था सबने, डबल बॉन्ड O, उनमें से एक स्ट्रक्चर ही है, दूसरा आपको मालूम है। तो आखिर P2O3 को क्यों लिखा कि एम्पिरिकल रिप्रेजेंटेशन? क्या P डबल बॉन्ड O यहां क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर में? डू वी हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस स्ट्रक्चर? क्या दिक्कत है भाई? सारी वैलेंसीज वगैरह तो ठीक ठाक दिख रही है, परेशानी क्या है? फिर मैं क्यों बोल रहा था कि P2O3 एम्पिरिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं होगा तभी तो। बोलो अर्षा, क्या दिक्कत है इसमें? क्या ऐसी कमी है जो ये स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बना सकते? बोलो परमीत। आर्यन, पायल, कोई आइडिया नहीं? एग्जैक्टली हाँ बोलो अभी। इफेक्टिव नहीं होंगे, दैट्स राइट। कल हमने क्या चीज बताया था? N2 एग्जिस्ट करता है, P2 नहीं। किस लिए? क्योंकि इसका और इसके बीच में कभी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। ये कौन सा पाई बॉन्ड है कैसे मालूम चलेगा? आप पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो। हाइब्रिडाइजेशन क्या निकला? sp2 क्या निकला देखो ना, 1 लोन पेयर, एक साइड एटम एक साइड एटम, टोटल स्टेरिक नंबर 3। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp2 हुआ, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ, तो इसका एक p बचा रह गया ना, तो जो p बचा रह गया वो p, और ऑक्सीजन किनारे वाला तो अपना p यूज करेगा, p पाई। और इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये 3p है और ये क्या है? 2p। पाई बॉन्ड इफेक्टिव कब होता है? जब वो 2p के बीच में बन रहा है। 3p के बीच का पाई बॉन्ड इफेक्टिव नहीं होता है। सो आप लिख सकते हो P2O3 does not exist like this. P2O3 does not exist like this because P is not effective. P is not effective.
हो गया? क्लियर है भाई? क्या बेटा? हाँ हाँ, राइट राइट राइट, दैट्स इट। चलो, क्लियर है सबको? हाँ ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम बात मत मानो, और क्या मैं बोलूंगा। ठीक है, सब हो गया? क्लियर है? चलो भाई, सो P2O3 का यहाँ पे, सो लाइकवाइज यू कैन अंडरस्टैंड वाई P4O10 एग्जिस्ट एंड वाई नॉट P2O5। आप P2O5 के फॉर्म में नहीं बना सकते बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर ये बताओ, अगर इन ऑक्साइड्स को वाटर में डालें तो क्या होने वाला है ना? तो खास करके बेटा जो एसिडिक होते हैं वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के बाद एसिडिक, बोलो क्या बनाएंगे? बोलो, ऑक्सी एसिड फॉर्म करेंगे, इजंट इट? जैसे अब देखो, अब तुमको थोड़ा सा ऑक्साइड का आइडिया देता हूं कैसे वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, मिटा दे रहा हूं इसको। ध्यान रखना बेटा, जब मैं ऑक्साइड की बात करता हूं बेसिक एसिडिक नेचर, तो सेम रेप्लिकेट होगा उनके हाइड्रोक्साइड के लिए भी। अंडरस्टूड ना? तो बार बार उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मान लो मैंने बात किया N2O5, अब N2O5 को अगर मैं वाटर में डाल दूं, रिएक्शन ऑफ द ऑक्साइड्स विथ वाटर, कैसे रिएक्ट करेगा? तो वाटर जब भी इसके साथ जाएगा ना, तो ये HNO3 बनाएगा, +5 ऑक्सीडेशन वाला ऑक्सी एसिड, और ये +5 वाला एसिडिक ऑक्साइड। ये एसिडिक ऑक्साइड है, तो वाटर के साथ मिक्स होकर के ये क्या बनाएगा? ऑक्सी एसिड। जब तक उस स्टेट में ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट करता है तब तक वही बनता है। दूसरा कौन सा? अगर मान लो, हालांकि आप समझ लो ना, ये नेचुरल सी बात है कि भाई N2O3 का एग्जिस्टेंस किस पे है? -30 डिग्री सेल्सियस के नीचे। अब भाई वाटर -30 पे तो आइस बन चुका है, तो ये प्रैक्टिकल ही नहीं है कि मैं बोलूं आइस और ये मिक्स होकर के आपका HNO2 देता है। ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा चीज है। इसलिए कभी भी इस रिएक्शन से आपका HNO2 ये इम्प्रैक्टिकल है, बिकॉज ये -30 डिग्री पे इसके साथ। फिर कैसे बनाएंगे भाई HNO2? कैसे बनाएंगे? तो HNO2 को बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप सॉल्ट ले लो, NaNO2, और इसका ट्रीटमेंट करा दो किसके साथ? स्ट्रॉन्गर एसिड्स के साथ। स्ट्रॉन्गर एसिड, जो अच्छे एसिड हो। कौन से? जैसे HCl। HCl से कराओगे तो ये बन जाएगा NaCl और HNO2। सो HNO2 बनाने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। इसलिए आगे चल करके ऑर्गेनिक रिएक्शंस में भी आप देखोगे कि जब कभी भी हमें HNO2 लाना होता है, या फिर यहां से हमें NO इलेक्ट्रोफाइल लाना होता है, NO+, तो हम इसी चीज का यूज करते हैं, NaNO2 और HCl का, इस चीज का यूज करते हैं। क्लियर है?
तो ये बात ध्यान रखना कि इसको ऐसे बनाते, अदरवाइज अगर ये रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता तो ये यही चीज बनाता, यहां प्लस क्या है ये, बोलो, +3 से +3 आता। क्लियर हो रहा है ना? सो +3 टू +3 यहां पे जाने वाला है। ठीक ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा एक बात बताओ, प्रैक्टिकल ये नोट कर लिया रिएक्शन सबने? नोट करते चले जाओ, बोलना। जो सेकेंड रिएक्शन आपने लिखी है उसके अंदर हम H2O को एज अ सॉलिड ले, N2O3 तो फिर भी लिक्विड ही है, तो अगर हम एज सॉल्वेंट अगर हम N2O3 को ट्रीट करते हैं तो रिएक्शन हो जाएगा। अगर वो डिसॉल्व हो गया तो हो जाएगा, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो सब मिक्स हो ही जाए उतने लो टेम्परेचर पे, सॉल्युबल हुआ तो बन सकता है। चलिए ऐसे ही बताओ, अगर मैं P2O5 या जिसको करेक्ट अगर बोला जाए तो P4O10 का मैं रिएक्शन कराऊं वाटर के साथ, क्या बनेगा नैन्सी इसका प्रोडक्ट? बोलो। क्या बनना चाहिए? फॉस्फोरिक एसिड, बिल्कुल सही, H3PO4। ये ध्यान रखना एक्सेस में लेना है। अब थोड़ा सा और मैं इसके डिटेल में जा रहा हूं, ठीक है ना, आपको थोड़ा सा और समझाता हूं। जैसे देखो P4O10 का कल स्ट्रक्चर जब बनाया था, वन टू थ्री फोर, 4 ही है ना, यही था बेटा, ये स्ट्रक्चर ना P4O10 का। अब देखो ये रिएक्शन होता कैसे है, यहां पे जब कभी भी आप वाटर लेते हो तो H2O अटैक्स हियर एज ए न्यूक्लियोफाइल। यहां जैसे ही वाटर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट करके ऊपर जाता है, फिर वापस आता है, फिर यहां से इसको तोड़ देता है। तो कहने का मतलब वाटर एक अटैक करेगा तो यहां से टूटेगा, फिर और एक अटैक करेगा तो यहां से टूटेगा, और एक अटैक करेगा तो यहां से टूटेगा। तो बेसिकली अगर आप देखो तो P डबल बॉन्ड O एंड जो OH एंड OH ये आ रहा है, P डबल बॉन्ड O OH OH OH, ये एकदम से नहीं आ रहा है, इसलिए मैं एक्सेस ले आऊं। एक वाटर अगर आप यूज करोगे तो पता चला सिर्फ यहीं का बॉन्ड ब्रेक हुआ। सो स्टेप बाय स्टेप वो जो हमारा कॉम्प्लिकेटेड रिंग है वो स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करता है। तो बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है कि कई बार इस तरह के कंपाउंड आपको देखने को मिल जाए ड्यूरिंग ब्रेकडाउन, कि भाई देखो ना POP से सब आपस में कनेक्टेड है, तो पता चला इस तरह के भी कंपाउंड देखने को मिल सकते हैं। फर्दर वाटर ऐड करते जाओगे तो ये फ्रैगमेंट होते चले जाएंगे, इसलिए मैंने लिखा है यहां एक्सेस लिखना। तो सिंपल तरीका क्या पहचानने का है कि भाई +5 स्टेट में है यहां, तो मैं ऐसा एसिड बनाता हूं जिसमें फॉस्फोरस +5 स्टेट में हो, और फॉस्फोरस +5 स्टेट में किसमें होता है? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम है इसका? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, पी, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। चलो ये तो हो गया किसके लिए, हमने जो डिस्कशन किया P4O10 के लिए। नाउ गेस फॉर P4O6 और P2O3 when this is treated with water, what product are you going to get? बिल बनाओ ना, आप प्रोडक्ट तो बनाओ, उसका स्ट्रक्चर भी बनाना, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कुछ सिखाने वाला हूं अभी।
करो, स्ट्रक्चर भी बनाओ। कर लिया बेटा सबने? क्या बनाया आपने? सबने ये बनाया H3PO3। अब बताइए इसका स्ट्रक्चर कैसा बनाया आपने? क्या आपने ऐसा बनाया POH OH and OH? हाँ, ये ऐसा नहीं बनाया होगा आपने, बल्कि कौन सा बनाया होगा? एक डबल बॉन्ड। अब आ जाओ इसके मैकेनिज्म से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ये कहां से आ गया, क्योंकि कहीं कोई पीएच लिंकेज तो था ही नहीं। आप कायदे से देखो तो PO यही था स्ट्रक्चर, ये सुनो। और अगर वाटर आता भी है तो सर इसको देने के बाद यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहां से करेगा, यहां से करेगा, तो P के साथ तो सीधा OH 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 ही अटैच होगा। तो कायदे से तो ये बनना चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं P के साथ H तो जुड़ा ही नहीं है, और वाटर जब भी अटैक करेगा तो वहां पे OH ही आने वाला है। बोलो भाई, क्योंकि कौन अटैच हो रहा है? ऑक्सीजन का लोन पेयर, ऑक्सीजन एंड से जाके अटैच हो रहा है। तो क्या बनना चाहिए उसे? बनना क्या चाहिए इसे? बोलो। POH OH OH। रियलिटी ये है कि बनता भी यही है, ठीक है ना? लेकिन इन दोनों फॉर्म में ये इसका टॉटोमेरिक फॉर्म है। आपको याद है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म? थोड़ा बहुत अगर पहले की चीजें ध्यान हो, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ये क्या कीटो जैसा नहीं है और ये ऑल जैसा है सर? तो इसमें क्या होता है, ये प्रोटॉन निकलता है, यहां नेगेटिव आता है, ये इसके वेकेंट डी में जाता है, यहां नेगेटिव बनाएगा। मतलब अगर आप पूरा प्रोसेस समझोगे
तो पहले PO माइनस बनेगा, फिर ये वापस आएगा तो P डबल बॉन्ड O और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, 2 OH है और वही जो H प्लस निकला था वो जाके यहाँ से जुड़ जाए, टॉटोमराइज हो जाता है। एंड दैट इज द रीजन वी गेट दिस फॉर्म, ये ज्यादा स्टेबल फॉर्म है, मोर स्टेबल टॉटोमर। तो इसलिए कायदे से अगर आप इसको सोच रहे थे तो आपको ऐसे बनाना चाहिए था, अगर आप मैकेनिज्म से ब्रेक डाउन कर रहे थे। याद है अलग बात है, चलो ये तो आंसर तो वही सही है जो तुम लोग बनाए हो ना। ये कौन सा फॉर्म है ये, HO। कभी भी H3PO3 का स्ट्रक्चर आए तो यही बनाना है, इसलिए देखो एरो भी मैंने राइट साइड में डोमिनेट करा है। आ रहा है बात समझ। अब क्वेश्चन अगर मैं ऐसे भी पूछ लूं कि भाई ये बताओ, अगर 1 मोल P4O6 को, ध्यान से सुनो, इफ 1 मोल ऑफ P4O6 इज कंप्लीटली हाइड्रोलाइज, तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा आएगा, एसिडिक। वाई एसिडिक, क्योंकि एसिड बन रहा है सर, ये H प्लस आयन आयनाइज होगा। नाउ टू न्यूट्रलाइज दिस एसिड कंप्लीटली, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड, लिखो क्वेश्चन। How many moles of sodium hydroxide is required? How many moles of sodium hydroxide is required? How many moles of sodium hydroxide is required to completely how many moles of sodium hydroxide is required to completely neutralize the products obtained, to completely neutralize the product obtained by complete hydrolysis of 1 mole of P4O6. Product obtained by complete hydrolysis of 1 mole of P4O6. P4O6, चलिए बनाइए। तो इसमें भी बड़ा आसान आ रहा है कि भाई +5 से ये +5 मिल रहा है एंड +3 से ये +3 मिल रहा है ना, है तो बड़ा आसान। वही ऑक्सीडेशन स्टेट जा जाके वहां पे रिपीट। हाँ बोलो बेटा। तो है ना, क्या ये प्योर हाइड्राइड है, नहीं तो ऑक्सीजन है इसके साथ, ऑक्सीजन कनेक्टेड है ना, दैट मेक्स डिफरेंस। समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछा उसने? उसने ये पूछा कि 5 बॉन्ड फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन तो नहीं बना सकता है, तो यहाँ तो हाइड्रोजन है, तो देखो एक हाइड्रोजन है, बाकी तो ऑक्सीजन ही है ना, तो उनके वजह से होता है ये sp3 डिहाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन मालूम है ना, सॉरी sp3 ही है ये। हाइब्रिडेशन तो खैर अभी sp3 है तो जरूरत ही नहीं था, खैर डी का इन्वॉल्वमेंट करता तो जरूरत पड़ता है इस पर। अच्छा ये बताओ, ये पाई बॉन्ड मैं कई बार बोला हूं कि यार स्टेबल होता ही नहीं है, ये कौन सा पाई बॉन्ड है जो स्टेबल बना रखा है मैंने, कौन सा पाई बॉन्ड है ये? तो देखो पाई बॉन्ड के कई सारे टाइप होते हैं, पहला है पी पाई, दूसरा है पी डी पाई और तीसरा होता है बेटा डी पाई। 3 तरह के पाई बॉन्ड। पी पाई आपको मालूम है कब अच्छा बनेगा, जब 2p हो। पी डी पाई, एक अपना D यूज कर रहा हो तो 3D और दूसरा P यूज कर रहा हो तो 2p, तभी बेस्ट बनता है। हमेशा याद रखना, जितना कम से कम लेंथ हो, जितना कम से कम साइज हो ऑर्बिटल का, उतना अच्छा ओवरलैप होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी होगी। वरना बड़े ऑर्बिटल में वही 2 इलेक्ट्रॉन फैल जाएंगे, तो जो कॉमन एरिया में ओवरलैप करेंगे उसमें उनका ओवरलैप अच्छा नहीं होता है।
इसलिए पी पाई डी पाई सबसे इफेक्टिव कब होगा? जब पी सबसे छोटा पी कौन सा होता है? 2p, एंड डी सबसे छोटा कौन सा? 3d, आपस में बॉन्ड बना रहे हो। तो आप देखो फास्फोरस अपना कौन सा यूज करेगा? पी सारे खत्म हो गए, तो फास्फोरस यूजेज इट्स डी एंड ऑक्सीजन uses its P, so it uses its 2p and it uses its 3d। so ये P पाई D पाई पाई बॉन्ड है। कौन सा पाई बॉन्ड है ये? P पाई D पाई, P पाई D पाई पाई बॉन्ड है। कैसे मालूम चला मेरे को कि ये P पाई D पाई है? मैंने सबसे पहले उसका हाइब्रिडेशन निकाला। अगर कोई P खाली रहता तो पाई बॉन्ड बना रहा है, तो पहले तो P लोअर एनर्जी में है तो पहले P बनाता, P खाली नहीं है तो D बना रहा है, पाई बॉन्ड तो बना है ना, तो D बना रहा है। और ये बना भी सकता है क्योंकि फास्फोरस कौन से पीरियड पे बिलोंग करता है? थर्ड पीरियड, सो इट हैव 3d। आ रहे बात समझना सबको? तो यहां पे भी P पाई D पाई है बेटा, यहां पे भी P पाई D पाई। क्लियर है? अच्छा चलो, अब ये P पाई D पाई पूछ रहा हूं, तो एक क्वेश्चन का आंसर करो तो मैं देखूं। देखो SO2, ध्यान से सुनो, SO3 बड़ा यूनिक मॉलिक्यूल है, बहुत यूनिक है। इसमें जो पाई बने हैं ये कौन से ऑर्बिटल के ओवरलैप से बने हैं बताइए? बताइए, SO3 में जो पाई बने हैं ये कौन से ऑर्बिटल के ओवरलैप से बने? अरे तो सबसे पहला काम क्या करना है? क्या हाइब्रिडेशन है? sp2। इसका मतलब अभी इसका एक p बचा है। पाई कितने बनाए? इसका मतलब एक तो अपना p पाई यूज कर रहा है, लेकिन अब तो p बचा ही नहीं, एक तो गायब हो गया, तो अब क्या है? d पाई p पाई, फिर ये d पाई और ये p पाई, मतलब 2p पाई d पाई बन रहा है और 1 p पाई। अब आपके दिमाग में आएगा सर अभी तो आपने समझाया था थोड़ी देर पहले कि p पाई सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होता है? जब वो 2p के बीच बने। यहां तो सल्फर 3p वाला है। तो ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आप देखोगे कि किताबों में भी इस पे डिबेट है। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, इनको डेटिव बॉन्ड में कन्वर्ट करके देख लेते हैं कि भाई वो लफड़ा ही ना रहे, क्योंकि SO2 का ऐसा स्ट्रक्चर भी तो बना सकते हैं। SO3 के केस में ना, अभी भी वो डिबेट सॉल्व नहीं होगी। तो अब इसका एक आंसर ऐसा है, आप समझ लो कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाते हैं पीरियड के अंदर, साइज छोटे होते जाते हैं। तो साइज की जो प्रॉब्लम थी जिसके वजह से ये डिफ्यूजिबिलिटी का इशू आता था, सल्फर एंड क्लोरीन तक जाते जाते काफी नॉर्मल। तो ये SO2 SO3 ऐसे केसेस हैं जहां पे कम स्टेबल होते हुए भी ये बनाया जाता है स्ट्रक्चर ऐसे ही। यही एकमात्र एग्जाम्पल अभी तक मिला है जिसके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम। समझ आ रहा है ना मैं कौन सी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं? कि P पाई तभी स्टेबल होगा जब 2p के बीच में बन रहा हो। यहां तो P पाई बना ही है भाई, तीन में से एक तो P पाई है ना। सल्फर तो 3p यूज करता है, ये 2p, फिर ये स्टेबल कैसे? इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाते बेटा। आप दिमाग में ऐसा ला सकते हो कि सल्फर का साइज रिलेटिवली छोटा है फॉस्फोरस के कंपैरिजन में, सो मे बी दैट इज एडिंग इनटू द इफेक्टिवनेस ऑफ द पाई बॉन्ड। स्टिल ये अपने P पाई बाकी जो जैसे ऑक्सीजन बनाता है उतना इफेक्टिव ये नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया इनके बारे में डिस्कशन। अब अगला चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये बताओ, नाइट्रोजन के केस में अभी तक मैंने सिर्फ 2 ही ऑक्साइड को वाटर के साथ डिसॉल्व किया है ना। नाइट्रोजन तो 5 ऑक्साइड बनाता है। इनफैक्ट अगर डाइमरिक फॉर्म को भी ध्यान में दे लें तो थोड़े और ज्यादा हो जाएंगे। बोलो ये सुनो, तो सर नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं स्टार्टिंग विथ N2O NO
NO2, N2O4, N2O5, इनमें एसिडिक बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? बताओ भाई, इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन हो, उसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, क्योंकि हायर स्टेट आ जाएगा, प्लस मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, उसका साइज छोटा होता जाएगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ता जाएगा। फजान्स रूल से जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर हो कैटायनिक पार्ट का, उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हो। ठीक है, बोलिए भाई। चलो, तो सबसे बढ़िया तो एसिड ये है। इन सभी में इसके करस्पॉन्डिंग जो एसिड निकल के आता है HNO3, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके करस्पॉन्डिंग जो, सॉरी N2O3 भी है ना बीच में एक, इसके करस्पॉन्डिंग जो एसिड आता है HNO2, वो कौन सा है? वीक एसिड। वीक एसिड है। ध्यान रखना बेटा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साथ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक एसिड के साथ साथ ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन सिर्फ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेवियर नहीं शो करता है, दोनों करता है। बट अगर आप उन दोनों का कंपैरिजन करो तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर अपने रिड्यूसिंग पावर से बेटर है। तो रिड्यूसिंग पावर कब शो करेगा? जब इससे भी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके सामने आ जाए, जैसे KMnO4, तब इसको ऑक्सीडाइज करते हैं। समझ गए ना? ओके जी। हाउ अबाउट दीज टू सर? ये दोनों क्या हैं? तो बेटा इनको बोलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। कौन से ऑक्साइड है ये? न्यूट्रल ऑक्साइड। दोनों में से कोई भी पानी में नहीं घुलते हैं, इनसॉल्युबल, दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है। तो देखो, तीन ऑक्साइड ऐसे हैं नॉन मेटल्स के जो इस कैटेगरी में आते हैं। एक है N2O, दूसरा है NO, तीसरा है CO। ये ऐसे ऑक्साइड हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होने वाले हैं, मतलब रिएक्ट नहीं करने वाले। डिसोल्यूशन गैसेस का तो थोड़ा बहुत होता ही है ना, ये करस्पॉन्डिंग कोई एसिड देने वाले नहीं है। क्लियर ना? अच्छा, अभी मैंने क्या बताया कि भाई इसको अगर आप पानी में डालते हो तो ये बनता है। तो अगर मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछूं कि HNO3 का एनहाइड्रस, एनहाइड्रस फॉर्म कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? N2O5। मतलब इसमें से पानी निकाल लो तो क्या मिलने वाला है आपको? एनहाइड्रस मतलब वाटर निकाल लो तो क्या मिलने वाला है आपको? N2O5, एनहाइड्रस ऑफ दिस। समझ गए? ऐसे ही एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ दिस इज, क्या ये किसी के एनहाइड्रस फॉर्म है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जुड़ते ही नहीं है भाई वाटर के साथ, तो मतलब ही नहीं है। ये खुद ही इसी फॉर्म में स्टेबल है। N2O and NO are stable in their own. They do not react with water. अब बच गया ये बीच वाला, क्योंकि इसके बारे में तो मैंने आपको समझा दिया, इसके बारे में भी समझा दिया, ये दोनों के बारे में भी समझा दिया, ये बचा रह गया है। भाई क्या करें? NO2 से जरा सोचते हैं, आप लोग दिमाग लगाइए। लगाइए दिमाग। क्या बनना चाहिए? क्या बना रहे? बोलिए, सोच के बताओ मुझे क्या आंसर आएगा इसका।
बोलो भाई। एक काम करो, फॉर्मूला बना करके उस पर रिएक्शन लगा करके सोचो क्या बन रहा होगा, दिमाग लगाओ। क्या बना रहे हो? तो देखो अभी तक हमने ये देखा कि भाई अगर कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें कोई ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको बना ले रहे हैं। जैसे +5 के केस में हमारे पास था ऑक्साइड है तो H3PO4 बना लिया, +5 में नाइट्रोजन है तो HNO3 बना लिया। ऐसे ही +3 का हमारे पास था तो हमने वो बना लिया। NO2 का कोई ऑक्सी एसिड +4 स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। फिर तो ऐसे केस में बिल्कुल सही आंसर है। किसने बोला दोनों बन जाएंगे ना? इसका दोनों का दोनों आंसर आएगा कौन सा है? HNO2 एंड HNO3 डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है, लिख लेना। NO2 डिस्प्रपोर्शनेट इन वाटर। अब देखो वाटर का टेम्परेचर क्या है उसके हिसाब से दो अलग अलग डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर कोल्ड वाटर यहां पे रखा है रिलेटिवली लो टेम्परेचर तो बनेगा HNO3 प्लस HNO2। देखो ध्यान से, ये +4 था, +4 से ये कहां चला गया? +5 में। यहां कहां चला आया? +3 में। डिस्प्रपोर्शनेट कर गया। लेकिन यही NO2 बेटा अगर हल्का सा भी रिलेटिवली हॉट है, यहां पे हॉट वाटर अगर मान लो यूज करो, सॉरी यहां पे लिखना चाहिए मेरे को, रूम टेम्परेचर के भी ऊपर है तो भी आप देखोगे एनसीईआरटी में यही रिएक्शन लिखा है। उसने लिखा हुआ है कि HNO3 बनाएगा और NO गैस बनाता है। सो मतलब पंगा क्या हो रहा होगा? ये कहां से आ गया भाई? ये था तो यहां से कैसे आ गया? इसका मतलब ये टूट रहा होगा। तो यहां नोट करके आप लिखोगे HNO2 ऑन हीटिंग डिकम्पोजेज इनटू HNO3 प्लस NO गैस। HNO3 on heating decomposes into HNO3 and NO। तो HNO3 पहले से था भाई और एक बन गया प्लस NO गैस निकल रहा है, ये इसकी वजह से अनस्टेबल है ये HNO2। भाई कोई समझाएगा मुझे HNO2 अनस्टेबल क्यों है इतना? बिल्कुल। तो सर HNO2 का स्ट्रक्चर बनाइए, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन। सो एक्सेसिव लोन पेयर रिपल्शन के वजह से ये अनस्टेबल, जैसे H2O2 अनस्टेबल होता है।
वहां पे भी क्या रीजन है, सेकेंड पीरियड में मैंने बताया था ना, लोन पेयर रिपल्शन बहुत डोमिनेटिंग होता है। H2O2 अनस्टेबल होता है, HNO2 अनस्टेबल होता है, हेलोजन से अनस्टेबल होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन। इफेक्टिव बॉन्ड नहीं बन पाता है, बड़े आराम से इनके बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं। क्लियर हो रहा है? तो आपका NO2 विल फॉर्म दिस। तो देखो, अब आपको मैंने नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया, क्या आप खुद से रेप्लिकेट कर लोगे अगर बेस के साथ रिएक्शन कराऊं? एग्जांपल देता हूं, चलो करो। तो लिखो, रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विथ बेस, हेडिंग डाल करके, रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विथ बेस। देखो, मैं बात कर रहा हूं किसका, जैसे N2O5 एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस, मान लो NaOH एक्वस के साथ रिएक्ट करा है, मैंने N2O3 का रिएक्शन NaOH के साथ करा है, क्या प्रोडक्ट आएगा? तो बहुत सिंपल है सर, ये कहां जाता है? HNO3 में, और HNO3 NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? NaNO3 प्लस वाटर, ये आएगा प्रोडक्ट। भाई अभी मैं बैलेंसिंग पे नहीं ध्यान दे रहा हूं, अभी मेरा प्राइम फोकस कहां है, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो ऐसे ही N2O3 का रिएक्शन इसके साथ होगा तो क्या बनाएगा? बिल्कुल सही, NaNO2। सिमिलरली कितने लोग कह रहे हैं NO2 के साथ रिएक्ट करेगा NaOH तो क्या बनाएगा? बिल्कुल सही आंसर, NaNO2 प्लस NaNO। रिलेटिवली अगर मैं हीटिंग वगैरह नहीं कर रहा हूं तो, हालांकि जैसे ही वो बनेगा रिएक्ट कर सकता है, एसिड बेस रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। नहीं, इसीलिए तो NO2 को मिक्स्ड एनहाइड्राइड बोला जाता है। HNO2 एंड HNO3 का मिक्स्ड एनहाइड्राइड क्या है? NO2 या N2O4। क्योंकि उसका कोई प्योर फॉर्म +4 में एसिड में है ही नहीं। अंडरस्टूड? हो गया? सो वी आर डन विथ ऑक्साइड्स। अब हेडिंग डालो आप। अच्छा, एक क्वेश्चन और देता हूं, देखते हैं आप क्या दिमाग में। वो पिछला वाला जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर क्या है, आप लोगों ने बताया ही नहीं मेरे को। हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH, ये क्वेश्चन दिया था, ये आगे भी बढ़ गए, बताया भी नहीं तुम लोगों ने। हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाई कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 मोल ऑफ P4O6 था ना? बताइए क्या आएगा उसका, सोच के बताइए, जल्दी बताइए। हाँ 8 आएगा, आओ चलो देखते हैं। देखो, P4O6 को जब आप वाटर से मिक्स करते हो एक्सेस में, तो ये क्या बनाएगा? 4 मोल्स ऑफ H3PO3। डू यू गाइस एग्री? भाई 4 फॉस्फोरस है ना, तो 4 फॉस्फोरस तो रहना चाहिए प्रोडक्ट में, उसके बाद और क्या, यही आएगा बस ना। H3PO3 बोलो भाई, उसके हिसाब से वाटर को अपना बैलेंस कर लेना। कितने हैं भाई? 12 है ना, तो 6H2। देखो बैलेंस हो गया क्या? अब मुझे बताओ, एक फॉस्फोरस में कितने OH लिंकेज हैं? 2 हैं। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने NaOH की जरूरत पड़ेगी? 2 NaOH।
तभी तो ये क्या बनाएगा, Na2HPO3 बनाएगा ना, क्योंकि ये और ये तो निकल जाएंगे, ये रह जाएगा इसके साथ, तो HPO3 बनाएगा प्रोडक्ट। मतलब 1 मोल इसका 2 मोल NaOH यूज करेगा, और ये कितने मोल था, 4 मोल। अगर ये 1 मोल है तो ये 4 बनेगा, और इसके 4 से कितना ये चाहिए होगा, 8 मोल। So right answer is 8 mole of NaOH is required to neutralize the products. किसी का सही हुआ था, ने किया उस टाइम पे? लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। चलो अब क्वेश्चन नहीं, बल्कि अब हेलाइड्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ऑक्साइड हो गया, हाइड्राइड हो गया, अब हम लोग किसके बारे में जा रहे हैं, हेलाइड्स। और हेलाइड्स के बाद फिर स्पेसिफिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जनरल डिस्कशन खत्म। लिखो, हेलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। हेलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, राइट। नाइट्रोजन फैमिली के हेलाइड्स, कितने हेलाइड्स बनेंगे भाई, देयर विल बी 2 टाइप ऑफ EX3 एंड, ये कॉमन हेलाइड की मैं बात कर रहा हूं, स्पेशल केसेस में और भी बनते हैं, बट दीज आर दी कॉमन हेलाइड, +3 एंड +5। वही चीज मेंटेन कर रहा हूं हर बार, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एंड +5 का। ये सुनो, तो बताओ भाई, अगर मैं नाइट्रोजन ले लूं तो उसके ट्राई हेलाइड्स क्या मिल सकते हैं, NF3, NCl3, NBr3, Ni3 बनेगा, बोलो। और अगर मैं हेलोजन पेंटाहेलाइड्स की बात करूं तो कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैन नाइट्रोजन फॉर्म पेंटाहेलाइड्स, क्यों नहीं बना सकता, क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि भाई वेकेंट डी है ही नहीं, तो 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता है वो। मतलब +5 जा सकता है, क्योंकि N2O5 में हमने देखा है +5 होता है, बट 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता। भाई डेटिव बॉन्ड भी तो हो सकता है ना, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, बस ये ध्यान रखना। तो इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा भाई, इसी तरीके से फॉस्फोरस, 2 में कॉमन डिस्कशन कर लेता हूं, PF3, PCl3, PBr3, Pi3। ये सुनो, पेंटाहेलाइड्स में यस ऑफ कोर्स, PF5, PCl5, PBr5 एंड Pi5। एंड सिमिलरली ऐसे ही नीचे आते जाओगे, 2 का डिस्कशन ज्यादा करना होता है, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इनमें बस मैं नॉर्मल सिर्फ क्लोराइड लिख दे रहा हूं, ASCl3 बनता सारा है। डज नॉट एग्जिस्ट, यहां पे मैंने लिखा, यहां डज नॉट एग्जिस्ट नहीं लिख रहा हूं, ये सारे बनते हैं, ASF3 ना। तो ऐसे ही बिस्मथ का, बिस्मथ इधर भी है, इधर भी है, सब एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। बोलो, आयोडाइड तक भी आता है, BiI3 क्वालिटेटिव एनालिसिस में है इसका यूज, BiI3। इफ एनीबडी नोज द कलर ऑफ BiI3, BiI3 बिल्कुल नहीं।
बोलो, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, पेंटाहेलाइड्स में, जब पेंटाहेलाइड्स की बात करेंगे तो बिस्मथ पेंटाहेलाइड्स में क्या बना सकता है और क्या नहीं बना सकता है? क्योंकि +5 स्टेट उसका अनस्टेबल है, तो बिस्मथ का एक ही कंपाउंड नोन है +5 स्टेट में, एंड दैट इज BiF5। फ्लोरीन ले जा सकता है भाई। बिस्मथ +5 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्लोराइड लेके आओगे तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। आयोडाइड तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं इस तरह से। आयोडाइड कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज, तो इसलिए BiI3, BiCl5, सॉरी BiI3 नहीं बोल रहा हूं, BiI5, पेंटाहेलाइड्स एक्सेप्ट BiF5 इज नॉट नोन फॉर बिस्मथ। नोट करते चलो, पेंटाहेलाइड एक्सेप्ट BiF5 इज नॉट नोन फॉर बिस्मथ, क्योंकि उसका +3 स्टेबल होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट से। ये कहानी सबके लिए क्लियर है एकदम? आइए बेटा, तो अब हेलाइड्स आपने देख लिया। BiI3 का कलर बताओ, पूछ तो रहा हूं तुम लोगों से, किसी को आइडिया नहीं है? चेक करना, ये ब्लैक होगा, एक बार चेक करो। BiI3 इज ब्लैक। पता नहीं तुम, तुमने ब्लैक बोला था? कैसे, मतलब गेस किया था या फिर याद? ऑब्जेक्टिव इज नॉट द राइट एग्जाम आई गेस ना। कुछ भी 4 में से कर दो टिक, एक ना एक तो सही हो ही जाता है। कर लिया सबने? लिख लिया ना? चलो भाई, अब डिस्कशन करते हैं इनकी हाइड्रोलिसिस की। हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइहेलाइड एंड पेंटाहेलाइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइहेलाइड एंड पेंटाहेलाइड। सबसे पहला देखेंगे NF3 इज रेजिस्टेंट फॉर हाइड्रोलिसिस। क्यों भाई? क्या अच्छी बात है नाइट्रोजन के पास? क्योंकि फ्लोरीन कोई अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता। याद रखना, अच्छा लीविंग ग्रुप क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन होते हैं, क्योंकि इनके बॉन्ड कमजोर होते हैं। फ्लोरीन का बॉन्ड कमजोर नहीं होता है, इसलिए NF3 हाइड्रोलिसिस जल्दी नहीं करना चाहता है। और बता दूं, नाइट्रोजन के ये सारे हेलाइड एक्सेप्ट NF3 आर एक्सप्लोसिव इन नेचर। लोन पेयर रिपल्शन है, एक्सप्लोड करने के चांसेस हैं। क्लियर है? अगला देखते हैं। तो मैं क्लोराइड, जब फ्लोराइड ऐसे ही PF3 कराओगे तो इट इज ऑल्सो वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर हाइड्रोलिसिस, वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो फ्लोराइड्स आर वेरी डिफिकल्ट टू हाइड्रोलाइज। ऐसा नहीं कभी नहीं होंगे भाई, आप एकदम तुले हुए हो कि मुझे को हाइड्रोलाइज कराना ही है, तो स्टीम लगा करके टेम्परेचर अप करते जाओ, आप कभी तो टूटेगा वो। लेकिन नॉर्मली हाइड्रोलाइज नहीं करता है कि पानी में डाल दिया, नॉर्मल गर्म किया तो ब्रेकडाउन हो जाए, वैसा नहीं होता है। ठीक है, आइए, तो फ्लोराइड्स नहीं होते हैं, तो आ जाओ मैं दिखाता हूं आपको क्लोराइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोराइड। NCl3, PCl3। तो जब क्लोराइड हो जाएगा तो ब्रोमाइड और आराम से हो जाता है, क्योंकि ब्रोमीन का बॉन्ड और वीक होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। हाँ जी प्यारे बच्चों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है हाइड्रोलिसिस, तो मैं चाहता हूं आपका फोकस एकदम ज्यादा रहना चाहिए यहां पे। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, क्योंकि बिल्कुल ही अलग अलग प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे यहां पे। चलो मैं लिख रहा हूं, क्योंकि आप गेस कर पाओ इसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है, सो फर्स्ट केस में यू आर गोइंग टू गेट, एवरीवन यू आर गोइंग टू गेट अमोनिया प्लस HCl। अमोनिया प्लस HCl।
अब आप समझ रहे होगे यहाँ पे 3 वाटर चाहिए होगा। दूसरे और तीसरे केस में मिलता है H3PO3 और ये H3ASO3। साथ में इनकी वही HCl मिलता ही है। और ये दोनों बड़े वियर्ड से केसेस हैं। इनके केस में SbOCl एंड ये BiOCl, ये व्हाइट PPT होता है। देखो अब इस पे थोड़ा सा, कुछ किताबें ऐसी हैं जो इसको ऑरेंज लिखती हैं, कुछ किताबें इसको व्हाइट, तो ऑरेंज व्हाइट दोनों ही लिख लेना, मैं क्यों मिस कर रहा हूं, ठीक है। अरे क्रिस्टल में कई बारी ना जब वो पीपीटी बनाता है तो स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से कलर आ सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे आप जिंक ऑक्साइड ले लो और जिंक ऑक्साइड को गर्म कर दो, एक येलो दिखेगा और एक व्हाइट है, तो क्या लिखोगे कलर जिंक ऑक्साइड का? तो ये कंडीशन डिपेंडेंट है। ब्लैक कौन बोल रहे हैं? वही बोला है धृति, बताओ उसने बोला है? सच से बताना, नहीं बोला? चलो BiOCl ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है, ठीक है। तो ऑरेंज व्हाइट आप लिख सकते हो, दोनों ही कलर लिख लेना, ऑरेंज एंड व्हाइट। अब भाई आते हैं बात एक्सप्लेनेशन की कि ये कैसे हो रहा है। PCl3 इज बिकमिंग H3PO3, ये कैसे पॉसिबल है? तो देखो फॉस्फोरस 3 क्लोरीन है बेटा, जब H2O अटैक करेगा इसके ऊपर, ध्यान से देखो, मैं इस बार थोड़ा और डिटेल में दिखा रहा हूं। द मोमेंट इट विल अटैक, ये बॉन्ड हम तोड़ेंगे, कोई भी एक तोड़ दो यार। वैसे अच्छा तो ये होता है हमेशा एंटी बॉन्डिंग वाले साइड को, मतलब अपोजिट वाले साइड को ब्रेक करो। तो ये Cl हटा दिया, बना क्या ये? क्लोरीन, क्लोरीन, और क्या बन गया? OHH पॉजिटिव। यहां क्या है हमारे पास? क्लोराइड है। क्या बन गया ये? HOPClCl एंड क्या बन गया? HCl। अब जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल ऐसा किया है वैसे दूसरा वाला भी करेगा, तो एक और OH आ जाएगा, तीसरा करेगा एक और। जैसे ही 3 OH आएंगे टॉटोमराइज होकर के P डबल बॉन्ड O, OH OH H वाले फॉर्म में चला जाएगा। समझ गए? अच्छा आपको बताऊं, यहां पे तो टॉटोमराइज होके कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करता है? POOH OHNH, जबकि नीचे वाले में, इमीडिएट नीचे वाले में ट्राई हाइड्रोक्साइड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो OH OH OH, क्योंकि यहां पे साइज का कोई पंगा है ही नहीं, और बड़ा साइज हो गया तो रिपल्शन और कम हो जाता है। आप देखो एक रूल है, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज करते हैं, ऑन 1 कार्बन 2 OH इज नॉट स्टेबल। वी यूज दिस वेरी फ्रीक्वेंटली। जब कभी भी हमारे पास R डैश करके कंपाउंड आता है तो वी से कि रिमूव H2O फ्रॉम हियर एंड इट विल बिकम कीटोन। 2OH on same carbon is highly unstable unless some special stabilizing factors are present, जैसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो सब हो जाए तो चांसेस है, वरना ऐसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते कार्बन के केस में। वहीं उसके नीचे वाला सिलिकॉन बड़े प्यार से बनाता है डबल डबल OH। तो प्रॉब्लम OH में नहीं है, प्रॉब्लम है कार्बन के साइज में। कार्बन का साइज छोटा है तो उसके चारों तरफ जो OH लगने वाले हैं वो सब बहुत नजदीक नजदीक हो जाते हैं, जिसके वजह से लोन पे रिपल्शन होता है, स्टेरिक रिपल्शन की वजह से वो स्टेबल नहीं होता है। तो यहां पे भी अगर टॉटोमेरिक फॉर्म में देखो तो जो फास्फोरस का P डबल बॉन्ड O है वो फॉर्म थोड़ा ज्यादा बेटर हो जाता है, क्योंकि यहां पे एटलीस्ट एक OH का काम तो खत्म हुआ, जबकि यहां पे वो प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलती है ASOH होल थ्राइस के केस। अंडरस्टूड? बोलो भाई, ठीक है। तो ये नोट कर लो। अब फिर सर ये बीच में क्या होने लगा नीचे आकर के? तो देखो पहली बात तो आप अगर इनका हाइड्रोलिसिस कराते, लेट अस कंसीडर कि आप OH थ्राइस बनाते और HCl बनाते, तो मैंने बताया था कि बिस्मथ का हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेसिक।
+3। अरे बोलो मोटू लो, ये बेसिक होता है। और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl इज अ वेरी पावरफुल एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस आपस में, तो इसलिए बनना तो ये था ही नहीं कि ये इस फॉर्म में आ जाता या BiOH का होल थ्राइस नहीं आ पाता। इसलिए ये बड़ा वियर्ड सा प्रोडक्ट आता है, BI ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड। तो अब आप देखो हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट, तो ये क्लियर हुआ। अब कहोगे यहां पे, तो यहां पे भी याद करो, मैंने बोला था होते ये दोनों एम्फोट्रिक जरूर है, ASOH थ्राइस एंड SbOH थ्राइस, लेकिन इसके केस में बेसिक कैरेक्टर डोमिनेटिंग है। अगर बेसिक कैरेक्टर डोमिनेटिंग है तभी तो ये HCl जो इससे बन रहा होता प्रोडक्ट, तो उसके साथ रिएक्ट कर जाता। तो इस वजह से ये भी ऑक्सीक्लोराइड दे रहा है, और ये थोड़ा एसिडिक साइड होता है, इसलिए ये फास्फोरस के जैसा बिहेव कर रहा है। क्लियर है? तो एक एसिडिक साइड में है और एक बेसिक साइड में है, इस वजह से ऐसा आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, नोट कर लिया सबने? इसको नोट कर लो सब, फटाफट जल्दी नोट करो। क्या हुआ? कौन सा चीज? नीचे वाले में? हाँ हाँ, फास्ट। तो कहाँ मैकेनिज्म बता रहे हैं, इसलिए तो बीच में नहीं। वैसे अगर आप सोचो, अगर आप ऐसे सोचो, पहली बात तो ये कन्वर्जन हो रहा है ना, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही है। अगर आप देखो तो इसमें पार्शियल हो रहा है कि एक क्लोरीन हट के OH आ रहा है, तो वो यहां से अटैक करके इसको बाहर निकाल दे रहा है। तो ये BiO, मतलब ऐसे दिखाने के लिए, बड़ा वियर्ड सा चीज है, ऐसा स्ट्रक्चर भी नहीं होता होगा इसका, क्योंकि इस फॉर्म में ये रिलेटिवली कोवलेंट। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। सो SbCl3 हो जाए या BiCl3 हो जाए, इन दोनों के प्रोडक्ट अलग आते हैं। नाउ कमिंग टू द मोस्ट weirdest product that we are getting here, NH3 plus HCl। NH3 plus HCl, ये ऐसा क्यों आ रहा है, कौन समझाएगा इसको? Why are we getting this? हाँ, नजदीक है, बट अभी भी थोड़ा सा। आओ चलो देखते हैं, करो डिस्कस, सोचो। हाँ भाई देखो, जिनको अभी भी
जिनको अभी भी वो बात पता नहीं पड़ी वो इसको यहाँ पे लिख लो बढ़िया से ना, ये टॉटोमराइज होकर के इस फॉर्म में आ जाता है। वैसे मैंने पहले ही बना दिया था, बिकॉज POH दिस, वो तीनों क्लोरीन हटा के OH लगा रहे हैं बेसिकली, तो यहाँ पे चला जा रहा है, राइट। और देखो यहाँ पे POH हो गया, उसके बाद कौन सा है हमारा ASH3, जबकि ASH3 इसी फॉर्म में H3ASO3 इसी फॉर्म में स्टेबल होता है, दिस इज स्टेबल। आर्सेनस एसिड है ये, जैसे ये फॉस्फोरिक था, +5 बोला, H3PO4 इज फॉस्फोरिक, ये फॉस्फोरस एसिड, वैसे ये आर्सेनस एसिड हैविंग 3 OH ग्रुप, ओके, अंडरस्टूड। नाउ प्लीज explain about the hydrolysis of NCl3 and why we are getting this product। किसी को कुछ क्लू मिला? नहीं मिला? आओ देखते हैं। देखो सबसे पहले तो NCl3 के अंदर अगर आप देखो तो नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी लोन पेयर है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, नो वेकेंट डी। जबकि H2O को एक्सेप्ट करने के लिए कोई ना कोई ऑर्बिटल तो इसे देना पड़ेगा ना। तो भाई यहां वाटर, और इसी साइड में अगर आप देखो नाइट्रोजन की, अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे H वाले साइड में यहां पार्शियल नेगेटिव भी मान लो आप, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर, तो इस साइड से तो वाटर आ ही नहीं पाएगा इसके पास। तो अब सबसे बढ़िया क्या हुआ तरीका कि भाई H2O यही क्लोरीन पे अटैक कर दे, क्योंकि इसके पास वेकेंट डी तो है कम से कम, बोलो। तो यहां से ब्रेक डाउन कर जाता है ये, जैसे ही रिएक्ट कराते हैं ना तो ये ब्रेक डाउन कर जाता है, और करने के बाद क्लोरीन के साथ इस बार OH अटैच हुआ, तो जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है वो ऐसा है। और NClCl माइनस, और माइनस होते ही आपको मालूम है दिस कैन वेरी इजीली टेक आउट दिस प्रोटॉन, तो क्या बन गया HOCl। मैंने HOCl बनाया था, सॉरी माय बैड यार, माय बैड बेटा, आई वॉज सपोज टू मेक HOCl, वरना तो ये बनेगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऑब्जेक्शन करना चाहिए ना। मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आएल, ठीक है। 3HOCl आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, पता नहीं कहाँ से HCl बन गया यार। 3HOCl आएगा, हाइपोक्लोरस एसिड, 3HOCl। क्लियर हो रहा है ना कैसे बन रहा है ये? सो बेसिकली वी आर गेटिंग, यहां से करने के बाद वी विल गेट HOCl एंड NHCl एंड Cl, फिर वैसे ही सेकेंड वाला, वैसे ही थर्ड वाला ब्रेक डाउन कर जाएगा। और वैसे भी सोचो ना यार, HCl प्रेजेंट है और नाइट्रोजन का लोन पेयर ऐसे जिंदा कैसे रह सकता है? तो बेसिक होता है, तो वो उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, वो H+ चला जाता है, ऐसे फॉर्म में फिर भी ठीक है। Is that clear everybody? So this is how the product of NCl3 will form. Now coming to pentahalides, तो pentahalides में फास्फोरस का तो वैसे भी केस हमें डिस्कस करना है, बाकी नाइट्रोजन तो बनाता ही नहीं है, तो लिखो हाइड्रोलिसिस ऑफ pentahalides। बिकॉज ऑफ द सेम रीजन फ्लोराइड्स को हाइड्रोलाइज करना इजी नहीं है, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। चलो भाई बनाओ प्रोडक्ट, PCl5, पार्शियल हाइड्रोलिसिस,
उसका प्रोडक्ट बनाइए। PCl5 में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट बनाइए। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर आपको बहुत ज्यादा दे रखा है, बनाइए प्रोडक्ट। बोले चलिए बेटा, कर लिया? बोलिए। POCl, हाँ बिल्कुल सही आंसर है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में ये बनेगा POCl3 डबल बॉन्ड O ClCl एंड साथ में कितने HCl? 2 HCl। और जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये पूरी तरीके से OH 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 में ब्रेक होकर के, और यहां कितना आएगा? 5 HCl। देख लो, चेक करो ना। अब देखते हैं, देखो फास्फोरस के साथ ये 3 क्लोरीन ऐसे हैं बेटा, और एक और ऊपर और एक नीचे, यही है ना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये सुनो, अब मुझे बताओ, अगर आप सबसे पहले देखो करना, देखो अब तो ठीक है सिखा दिया ना तुम लोग को, अब जल्दी जल्दी करने की बारी है। तो H2O कभी भी लेते हैं ना तो Cl हटा करके OH लगाओ। तो जैसे ही आप एक Cl हटा करके एक OH लगाओगे, अब ये देखो यहां लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है और यहीं बगल में OH प्रेजेंट है, तो ये अपना लोन पेयर इसके वेकेंट डी में देकर के इसको बाहर निकाल देता है। तो इसलिए P डबल बॉन्ड O पहले फॉर्म होता है और Cl माइनस और H लेकर के HCl बन जाता है। तो पहला वाला जो केस मैंने आपको दिखाया था
POCl3 वाला, दैट इज फॉर्म लाइक दैट ओनली। पहले एक तो क्लोरीन ऐसे ही निकल गया HCl बन करके, दूसरा इसके अटैक से निकल जाता है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी बगल में ही कहीं कोई लीविंग ग्रुप अटैच हो और यहीं पे कोई लोन पेयर डोनर हो, तो वो अटैक करके इस लीविंग ग्रुप को बाहर निकाल देता है। लीविंग ग्रुप के साथ लोन पेयर वाले स्पीशीज दोनों इकट्ठे एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। और लिविंग ग्रुप पहचानते कैसे? अभी के लिए आप दिमाग में रख लो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, दे आर बेस्ट लिविंग ग्रुप। अभी इतना ही समझो, बाकी ऑर्गेनिक में डिस्कस करेंगे। समझ गए? तो यहाँ पे POCl और कंप्लीट में फिर भैया अगला वाला जो POCl3 के बाद बचा हुआ है, आप एक एक Cl को हटाते जाओ, OH डालते जाओ, OH 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 HCl, सो इट विल बी लाइक दिस। अब यहां से क्वेश्चन देखो, अगर मान लो 1 मोल PCl3 को कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो एंड 1 मोल PCl5 को कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो, कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, इससे बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें कितने मोल NaOH का जरूरत पड़ेगा फॉर न्यूट्रलाइजेशन? लिखो क्वेश्चन। हाँ नोट करो। लिखो क्वेश्चन, लिखो। If 1 mole of PCl3 is hydrolyzed completely, if 1 mole of PCl3 is hydrolyzed completely, then find the number of mole of NaOH that will be required to completely neutralize. If 1 mole of PCl3 is hydrolyzed completely, then find the number of moles of NaOH, find the number of moles of NaOH that will be required to completely neutralize the resulting solution. Completely neutralize the resulting solution. कर लिया? क्या है आंसर? 2 आ रहा है? 5 किसका है आंसर? बहुत बढ़िया। देखो, जब PCl3 को हाइड्रोलाइज करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है? एक तो बनता है H3PO2, सॉरी H3PO3, और साथ में कितने लोग कह रहे हैं 3HCl भी तो बनेगा। तो इसमें अगर आप देखो तो 3HCl विल रिक्वायर 3 मोल ऑफ NaOH और इसका 1 मोल विल रिक्वायर 2 मोल NaOH। क्यों 2 मोल NaOH? क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें कितने OH लिंकेज हैं? सिर्फ 2, तो ये इन्हीं को रिमूव कर पाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा टोटल? 5। तो जो HCl ध्यान नहीं देते उनका गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, यहां से आंसर तो 2 ही है, बट
ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो, फाइंड द number of moles of NaOH that will be required. Find the number of moles of NaOH that will be required to completely neutralize the products obtained by complete hydrolysis of complete neutralization of बताइए PCl5। हाँ जी, कितना आएगा आंसर? ये तो आसान है, एक H3PO4 बनेगा और 5 HCl बनेंगे। PCl5 प्लस 5 वाटर मॉलिक्यूल विल फॉर्म, 5 वाटर मॉलिक्यूल लगेगा क्या? 4 लगेगा क्या? हाँ, मैं जितना भी लगे यार, मेरे को जो प्रोडक्ट से मतलब है। H3PO4 बन गया प्लस 5 HCl, आती है 8 हुआ तो 4 लगेगा, बिल्कुल सही। सो यहाँ पे आप देखो 5 तो इसके लिए चाहिए और 3 इसके लिए, क्योंकि इस बार ही आपका कोई पीएच लिंकेज प्रेजेंट नहीं है। क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट किसी को? चलो भाई, तो अब हेलाइड्स के बारे में भी लगभग इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। लगभग इसलिए बोल रहा हूं कि अभी भी कुछ कहानियां इसके अंदर बची हैं। जैसे देखो, जितने भी हम लोग हेलाइड देखते हैं, पेंटा हेलाइड खास करके, उनमें 2 तरह के बॉन्ड लेंथ होते हैं। क्यों 2 तरह के बॉन्ड लेंथ होते हैं? क्योंकि अगर आप देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यहां रिपल्शन अलग है और यहां पे रिपल्शन अलग है, इसकी वजह से। या फिर आप हाइब्रिडाइजेशन से भी सोचो तो याद करो, मैंने बताया था इधर एस कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा रहता है, इधर एस कैरेक्टर कम रहता है। ये एक्सियल बॉन्ड्स है, सो एक्सियल बॉन्ड्स आर रिलेटिवली लार्जर। ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अब इसके हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो sp3d था, इसको मैंने बोला इस तरह से देखोगे तो ज्यादा बेटर है। spx py मिला करके sp2 बनाइए और dz² एंड py मिला करके परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है वो बनाइए। तो ये sp2 और ये pz dz। तो आप देखो ना, यहां पे s कैरेक्टर कम है, इधर एस कैरेक्टर ज्यादा है। एस कैरेक्टर कम है यहां पे और इधर एस कैरेक्टर ज्यादा है। अब देखो, ये इतना सा अगर आप बात समझते हो ना, तो आप हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कभी एटम आ रहे हो, 2 अलग अलग तरीके के मान लो एटम आ गए, जैसे सारे आइडेंटिकल है, तब तो भाई इक्वेटोरियल पे भी वही लगने वाला है, एक्सियल पे भी वही लगने वाला है। एक तो ये क्वेश्चन आता है कि भाई मान लो लोन पेयर आ गया 5 के केस में, जैसे हमारा केस होता है SF4, तो कहां रखें, इक्वेटोरियल पे या एक्सियल पे? 5 के केस में कहां रखते हैं? ऑलवेज ऑन इक्वेटोरियल। एक्सियल आ रहा था तुम्हारे में, ऑलवेज ऑन इक्वेटोरियल, वेदर इट इज 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। यही छोटी छोटी बात है जिससे नंबर बढ़ नहीं रहा है एक लेवल के बाद से ना, वो रह करके भूल जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या समझा रहा हूं कि एक तो एक लोन पेयर यहां रखोगे, अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गए तो कहां रखोगे? दे विल प्रेफर एक्सियल पोजीशन, क्योंकि यहां पे एस कैरेक्टर कम है। हमेशा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव
उस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करने का प्रेफरेंस रखते हैं जहां पे s कैरेक्टर कम हो। नोट करके लिखो ये बात। PCl5 have two different bond lengths, two different PCl bond lengths. PCl5 have two different bond lengths. कौन कौन से? Axial and equatorial. आगे लिखो, axial bonds are relatively larger because of lesser S character and more repulsion. Lesser S character and more repulsion. Right? Because of lesser S character and more repulsion. क्लियर है? यहां तक लिख लिया सबने? तो अब देखो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि अगर PCl5 को आप गर्म करते हो ना तो ये टूट जाता है, PCl3 प्लस Cl2, अनइक्वल बॉन्ड है। जबकि यहीं पे अगर SF6 को हीट करोगे इट विल नॉट ब्रेक, क्योंकि सारे बॉन्ड एक तो स्ट्रॉन्ग है, फ्लोरीन का बॉन्ड, ऊपर से सब आइडेंटिकल लेंथ के हैं, क्योंकि इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं होता, ये ऑक्टाहेड्रल है, और ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री इसमें होता है। दूसरा मैं क्या बता रहा था कि अगर आपको कभी ये स्ट्रक्चर बोल दो कि बेटा PCl3F2 एंड PCl2F3 इन दोनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, जल्दी करो, देखना चाहता हूं मैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ PCl3F2 एंड PCl3F2 एंड PCl2F3 एंड SF4 का भी एक ड्रॉ कर दो, ताकि यहां से तीनों की बातें खत्म हो। क्योंकि जब तक आइडेंटिकल है तो किसी को एक्सियल पे रखो, किसी को इक्वेटोरियल पे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आइडेंटिकल ना हो तो फर्क पड़ जाएगा। हाँ जी, PF3, PCl2F3। इसमें पता है क्वेश्चन कैसे आते हैं? ये पूछता है कि इन दोनों में नॉन पोलर कौन है। दिस वन इज नॉन पोलर और दिस वन इज नॉन पोलर। आइए देखते हैं। देखो PCl3F2 में पहले मुझे बताओ एक्सियल पोजीशन पे किसको लगाएं, फ्लोरीन या क्लोरीन? फ्लोरीन को। क्यों? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेफर्स दिस लोकेशन। तो अब बताओ आप, ये तीनों आपस में डाइपोल कैंसिल कर लेंगे और ये दोनों आपस में डाइपोल कैंसिल कर लेंगे, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये, नॉन पोलर। अब PCl2F3 की मैं बात करता हूं। फॉस्फोरस 2 क्लोरीन, म्यू नॉट इक्वल टू 0, ये पोलर है। SF4 जब बनाओगे तो अगेन लोन पेयर किधर ऑक्युपाई करता है भाई? लोन पेयर किधर ऑक्युपाई करने की कोशिश करता है हमेशा? इक्वेटोरियल। लोन पेयर ऑक्युपाइज दैट part of the hybridized portion where S character is more। ठीक है,
तो लोन पेयर यहां जाने की कोशिश करेगा इक्वेटोरियल पे ना। ये चीज हम लोगों ने देखा हुआ था, याद है सबका? यहां तक क्लियर है सबको? बोलिए। अब मुझे आप कल याद दिलाओगे, मुझे सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन का डिस्कशन करना है PCl5, यहीं से लेक्चर स्टार्ट होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास टुडे।